अब ब्रॉडबैंड से जुड़ेगा हर गांव। मोदी कैबिनेट ने डिजिटल इंडिया को दी मंजूरी। 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया। भारत ने दिया पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के लिए तीसरा पक्ष मंजूर नहीं। काले धन पर बनी एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को पहली रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने कहा रिपोर्ट अभी नहीं होगी सार्वजनिक। 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का विवादित बयान। कांग्रेस के सम्मेलन में बोले मां बहन कहने वाले ही महिलाओं से करते हैं छेड़छाड़। और काशी में खुला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दफ्तर। अमित शाह ने किया उद्घाटन। अब जनता की शिकायतें सीधे पहुंचेंगी दिल्ली तक। नमस्कार, मैं हूं शशांक विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। दिल्ली में अलगाववादी नेताओं के साथ मुलाकात करने पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बशीर पर इलाहाबाद में देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता का कहना था कि अब्दुल बासित ने भारत के ऐतराज के बावजूद अलगाववादी नेताओं से मुलाकात कर भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने और देश को कमजोर करने की कोशिश की है। शिकायतकर्ता का कहना था कि बासित ने लाहौर घोषणा पत्र और शिमला समझौते का उल्लंघन भी किया है। उनका यह कदम देशद्रोह के दायरे में आता है। इसके लिए उनके खिलाफ देशद्रोह समेत आईपीसी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने बासित के खिलाफ आरोप को पहली नजर मानकर केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि बासित विदेश राजनयिक है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। केस दर्ज करने के बाद अदालत ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित के आरोप पर विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकरबुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान शिमला समझौते के खिलाफ जा रहा है। सीजफायर के उल्लंघन के आरोप पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि भारत की ओर से कभी भी सीजफायर का उल्लंघन नहीं किया गया। भारतीय सैनिक सिर्फ जवाब देते हैं। इसके साथ ही अलगाववादियों और पाक उच्चायुक्त की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान से बातचीत पर किसी हाल में तीसरा पक्ष मंजूर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम लगातार बात करें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की, और 24 अगस्त को ही दोनों देश के सचिवों की बैठक होने वाली थी, उससे ठीक पहले जिस तरीके से ये अगर हम बात करें अलगाववादी नेताओं और पाक के तमाम लोगों की जो मीटिंग हुई, उसके बाद से राजनीति बेहद गर्मा गई। और उसके बाद अगर हम बात करें भारत सरकार का, तो उन्होंने कड़ा स्टैंड लेते हुए साफ तौर पर बातचीत करने से इनकार कर दिया और उसके साथ ही साथ इस बात को भी क्लियर कर दिया कि उन्हें तीसरा पक्ष मंजूर नहीं। जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे को लेकर बात करने की बात की थी, साफ तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसने आरोप लगाया सीधे तौर पर, अगर हम भारत की बात करें उस पर, तो जिस तरीके से आरोप लगाया कि साथ ही साथ उसने ये भी कहा उस आरोप में कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के लिए लड़ता रहेगा और कश्मीर जो है एक कंट्रोवर्शियल इशू है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। और उसके साथ ही साथ सीज फायर के उल्लंघन पर उसने साफ तौर पर जो पूरा आरोप है वो पूरी तरह से भारत के ऊपर मढ़ दिया और कहा कि 57 बार जो है भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो जिसके बाद जो है कड़ी प्रतिक्रिया आई विदेश मंत्रालय की तरफ से और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तीसरा पक्ष किसी भी हालत में भारत को मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता से मुलाकात और सीमा पर लगातार फायरिंग की घटनाओं के बीच पड़ोसी मुल्क ने भारत पर ही सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि जुलाई से लेकर अब तक भारत ने 57 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, जबकि हम भारत से अच्छे रिश्ते और सार्थक बातचीत चाहते हैं। अलगाववादी नेताओं में से मुलाकात पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करना पाकिस्तान की पुरानी परंपरा है और करीब 20 साल से ऐसा होता आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं हुआ। तो साफ तौर पर उन्होंने अपने ऊपर से जो आरोप लग रहे थे उसको खारिज किया है और सारा आरोप जो है भारत के ऊपर मढ़ दिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। Inviting me when we penciled in this interaction about 3 weeks ago, I was planning to go from here to the airport to take a PIA flight for Pakistan. But now, as you all know, that the Foreign Secretary's meeting has been cancelled. So this afternoon, instead of going to the airport, I will be going to a restaurant for a private but important lunch at 1 o'clock.
So thank you very much for joining us this afternoon. Let me begin by saying that Pakistan's foreign policy has three interconnected objectives, broadly speaking. First is to promote peace and security in this region, in South Asia and beyond. अब्दुल बासित की माने तो पाकिस्तान की जो नीतियां हैं उसके अनुसार वो पीस चाहता है, वो हर समस्या का समाधान चाहता है और कश्मीर मुद्दे पर बैठ के बात करना चाहता है। उसके साथ ही साथ इस बात को मानने से वो पूरी तरह से नकार रहा है कि जो सीज फायर का उल्लंघन है वो पाकिस्तान नहीं भारत कर रहा है। वो साफ तौर पर आरोप भारत के ऊपर लड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त जो आरोप और प्रत्यारोप का जो बात, अगर हम दोनों देशों की बात करें तो लगातार जारी है और पाकिस्तान कोई भी मुद्दा जो है अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता और साफ तौर पर सारा आरोप वो भारत के ऊपर मढ़ रहा है। चलिए कोई नहीं, अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की जो जुड़ी है भारत सरकार से। और भारत सरकार के कैबिनेट ने एक ठोस कदम उठाया है। अब हर गांव जुड़ेगा इंटरनेट से, सरकारी काम भी ऑनलाइन होंगे। जी हां, अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात की थी। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही नागपुर मेट्रो को भी हरी झंडी मिल गई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो वादे किए गए थे लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसको धीरे धीरे वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के कवायद में जो है डिजिटल इंडिया को मंजूरी मिल गई है और आने वाले समय में पूरे गांव-गांव तक जो है इंटरनेट का विस्तार होगा। और साथ ही साथ नागपुर के लिए एक अच्छी खबर, वहां पर जल्द ही मेट्रो शुरू होगी। अरसों बाद अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव होने के बाद एक ऐसा सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में हर कोई जमकर बोला, हर कोई जमकर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। चाहे सोनिया गांधी की बात की जाए, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, चाहे मणिशंकर अय्यर की बात की जाए। ये जो पूरा मसला है ये हुआ है कल। अगर हम बात करें तो कांग्रेस की महिला समिति की बैठक में, जहां पर कि सोनिया ने यूपीए के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने ही काम किया है, गरीबों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है और आगे भी करती रहेगी। और अगर हम बात करें मोदी सरकार की तो उन्होंने लगातार उन पर हमला साधते हुए साफ तौर पर कहा कि जो नीतियां कांग्रेस की नीतियां थी उन्हीं को नया अमली जामा पहनाकर बीजेपी जनता के बीच रख रही है। तो साफ तौर पर अगर हम सोनिया गांधी की बात को माने तो उन्होंने मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए दो बातें कही। पहला तो ये कहा कि मोदी नकली सपने दिखाते हैं और जनता उनकी जाल में फंस गई। और दूसरी बात कि जो भी नीतियां इस वक्त भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं देश में, वो सारी नीतियां कांग्रेस की थी। लेकिन अब यह बात सोचने वाली और दिलचस्प है कि अगर नीतियां कांग्रेस की थी तो आखिरकार अमली जामा नरेंद्र मोदी क्यों पहना रहे हैं? या तो फैसले लेने में कुछ हिमाकत नहीं कर पाई अगर हम बात करें पिछली सरकार, या फिर वो चाहती थी कुछ नेक काम नरेंद्र मोदी करे, जैसा वो अक्सर कहते रहते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा जाल बिछाया कि जनता उसमें उलझ गई। हमारे काम, हमारी उपलब्धियां एक तरफ रह गए और नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत जिंदगी का हिस्सा है। असली बात तो है अपने उसूलों पर कायम रहना। और मैं सिर ऊंचा करके कह सकती हूं अब सबके साथ कि कांग्रेस ने चुनावी सियासत में फायदा उठाने के लिए कभी अपने मूल्य और सिद्धांतों की कुर्बानी नहीं दी। सोनिया गांधी की अगर माने तो कांग्रेस ने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ नहीं किया और जनता के बीच कभी भी वो उस लालच से नहीं गई। लेकिन आखिरकार अगर हम बयानबाजी की बात करें तो कल तमाम नेताओं की, चाहे राहुल गांधी की बात की जाए या मणिशंकर अय्यर की, सबकी जवान लड़खड़ा गई और कुछ विवादित बयान दे बैठे राहुल गांधी भी, जहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग मंदिर जाते हैं वही लोग लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को छेड़ते हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ विवादित बयान दिया राहुल गांधी ने। मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूं। हिंदुस्तान में
देवी की पूजा होती है। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है। मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अगर मोदी सरकार की नीतियों की बात की जाए तो वो बिल्कुल अपनी नीतियों से पूरी तरह से उन्होंने कॉपी किया है कांग्रेस को। और साथ ही साथ मणिशंकर अय्यर ने सोने पे सुहागा कर दिया जब उन्होंने ये बयान दिया कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं, अगर 12 लाख महिलाएं जो कांग्रेस से जुड़ी हैं अगर सारी साथ में आ जाएं तो उन्हें वापस बड़ौदा और बड़ौदा से समुद्र के पार भेजा जा सकता है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के बयान आते हैं तो वाकई शर्मिंदगी वाले हैं। और वरिष्ठ नेताओं से अगर इस तरह के बयानबाजी की उम्मीद की जाए तो वो बेहद दुखद है। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक खबर जुड़ी है डीआरडीओ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 10 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया और साथ ही साथ वहां पर वैज्ञानिकों को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि वे सीमा पर तैनात जवानों की बेहतरी के लिए और कुछ बेहतर चाहते हैं और वो चाहते हैं कि युवा जो है यहाँ पर आए और युवाओं की भागीदारी डीआरडीओ में बढ़े। और उसी के लिहाज से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया जिसको 5 लैब दिया। जिस तरीके से अगर बात करें डीआरडीओ की तो पूरे देश में लगभग 50 सेंटर्स हैं डीआरडीओ के। और उसी लिहाज से नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अगर डीआरडीओ के 50 में से सिर्फ 5 लैब ऐसे बना दिए जाएं जहां पर कि युवाओं की सिर्फ भागीदारी हो, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक, और जो उम्र की क्राइटेरिया रखा जाए वो 35 वर्ष हो। और उसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि हमने तमाम रिस्क लिए हैं, अभी तक एक रिस्क और ले लेते हैं, देखना होगा बेहद दिलचस्प कि युवा कितना बेहतर कर पाता है। तो निश्चित तौर पर जो बातें उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कही थी वो उन्हें फिर से दोहराने की और उसे अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस फिराक में भी लगे हैं कि युवाओं की भागीदारी देश के हर कोने में बढ़े। और उसके साथ ही साथ जो सबसे अहम बात है कि उन्होंने सेना के जवानों के बारे में भी साफ तौर पर सोचते हुए और बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर जो कैरी वाटर बैग जो कैरी करता है एक जवान जिसका वजन जो है लगभग 300 ग्राम होता है, उसको किस तरीके से 150 ग्राम किया जाए, कैसे उनके डिवाइसेस को और बेहतर किया जाए, कैसे उनके कपड़ों के वेट को और कम किया जाए और क्या कुछ नया किया जा सकता है। कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ ही साथ डीआरडीओ और यूनिवर्सिटीज को साथ में जोड़ने की भी बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही साथ युवाओं का जमकर हौसला अफजाई किया इस मौके पर उन्होंने, और 10 वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। आज डीआरडीओ के साथ करीब 50 लेबोरेटरीज भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम कर रही है। क्या हम तय कर सकते हैं कि मल्टी टैलेंट का उपयोग करने वाली जो व्यवस्था है, ऐसी 5 लैब हम ढूंढे 50 में से, और हम एक डिसीजन लें कि 5 लैब ऐसी होगी जिसमें नीचे से ऊपर एक भी व्यक्ति 35 एज ग्रुप से ऊपर का नहीं होगा, सबके सब बिलो 35 होंगे। अल्टीमेट डिसीजन लेने वाले भी 35 के नीचे के होंगे। एक बार हिम्मत के साथ हिंदुस्तान की यंगेस्ट टैलेंट को हम अवसर दें और उनको बताएं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, आप बताओ। मैं विश्वास से कहता हूं इस देश की टैलेंट में दम है, वो हमें बहुत कुछ नई चीजें दे सकता है। अब आज साइबर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी लड़ाई है, मैं मानता हूं वो 20-25 साल का नौजवान बहुत अच्छे ढंग से करके दे देगा हमें, क्योंकि उसका विकास ही उस दिशा में हुआ है, उसको तुरंत चीजें ध्यान में आती है। क्या हम 5 लैब टोटली डेडिकेटेड टू बिलो 35 एज ग्रुप और उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आखिर तक 35 के नीचे के लोगों के हाथ में दे दी जाए? हम रिस्क लें, हमने बहुत रिस्क लिए हैं, क्या है, एक रिस्क और ले लें। आप देखिए, एक नई हवा की जरूरत है, एक फ्रेश एयर की जरूरत है, और फ्रेश एयर आएगी हमें लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर युवाओं की भागीदारी की बात की और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र और सेना पर भी अपनी बात रखी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। उस ऋषि को देखा है जिसने उसकी रक्षा के लिए
15 साल लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारी है। जिस दिन सेना में काम करने वाला व्यक्ति उस ऋषि को, उस साइंटिस्ट को देखेगा तो मेरे लिए इस महापुरुष ने बताया, आप कल्पना कर सकते हैं वो ऑनर का पल कैसा होगा। और इसलिए हमारी पूरी व्यवस्था एक दायरे से बाहर निकाल करके, जिसमें एक ह्यूमन टच हो, एक इंस्पिरेशन हो, उस दिशा में उसको कैसे ले जा सके। अगर उस दिशा में, और मैं मानता हूं अब ये जिन लोगों का सम्मान हुआ, उनकी स्पेशलिटी वाले और उनका उपयोग करने वाले लोगों एक बार मीटिंग करके देखिए, आपको अनुभव आएगा इस फंक्शन से भी उसका इंस्पिरेशनल लेवल अनेक गुना हाई हो जाएगा। डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर के हमने सामान्य हमारे स्टूडेंट्स को भी तैयार करना चाहिए। क्या कभी हमने सरकार के द्वारा, स्कूलों के द्वारा साइंस फेयर होते हैं, बहुत होते हैं, क्या कभी उनको ये कहा कि ये साइंस फेयर 2015 का विल बी डेडिकेटेड टू ओनली द डिफेंस रिलेटेड इश्यूज। सब नौजवान खोजेंगे भाई, अपना प्रोजेक्ट लाएंगे, टीचर भी इंटरेस्ट लेगा, तो डिफेंस में क्या क्या होता है स्टडी होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेंगे। लाखों की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स को डिफेंस साइंस भी एक बहुत बड़ा काम है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा काम है, डिफेंस रिसर्च एक काम है, उसके सोचने की खिड़की खुल जाएगी। हो सकता है 1 लाख में से 2-4 ऐसे निकल आए जिनको मन कर जाए यार इसी को हम कैडेट बना। डिफेंस साइंस और विद्यार्थियों दोनों को जोड़ने की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या कुछ कहा था मोदी ने वो सच हुआ है।